एवरीवन, आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 12th क्लास का 10th चैप्टर है। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड 12th क्लास का 10th चैप्टर है। पूरे चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हिंदी में हम समझे तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स ये होते क्या हैं। तो माइक्रोब्स जनरली हमने सुना है, पढ़ा भी है कि जिन्हें हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। उसके बाद हम बात करें प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये सब जगह सर्वव्यापी होते हैं। ये मिट्टी में, पानी में, हवा में, बॉडी, हमारी बॉडी में, और एनिमल प्लांट्स में, सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ये वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ लाइफ की पॉसिबल ही नहीं होती है, जैसे गीज़र हो गया, वहाँ पर उसकी भीतर गहराई तक ये प्रेजेंट होते हैं। जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और मिट्टी में गहराई तक होते हैं, बर्फ़ में होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में होते हैं। ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अब देखते हैं माइक्रोब्स आर डाइवर्स, मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स के टाइप्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरस, ये सब हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, मतलब उनका क्या रोल है, क्या यूज़ है। वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। हम माइक्रोब्स का और उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कर्ड, यानी दही, जिसका हम डेली यूज़ करते ही हैं, तो वो भी माइक्रोब से ही होता है। कैसे बनता है ये, इसमें माइक्रोब्स जैसे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जो होते हैं वो मिल्क में ग्रो करके उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मिल्क में ग्रो करके क्या कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होती है कर्ड की, उसे फ्रेश मिल्क में डाला जाता है, थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है। उसके बाद ये क्या होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या तक हो जाते हैं, मतलब बहुत ग्रो कर लेते हैं वो। और उसके कारण क्या होता है, जो मिल्क होता है हमारा वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये क्या करते हैं, जो विटामिन B12 होता है उसकी भी मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ना, स्टमक टू द LFB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल, यानी हमारा स्टमक रिलेटेड डिजीज़ होती है उसमें भी ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। तो हमने कर्ड में देखा, अब हम डोसा और इडली देखते हैं। ये भी हम डेली लाइफ में आता ही है यूज़। डोसा और इडली का जो हम बैटर बनाते हैं उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। उसके जो घोल बनाते हैं हम, उसमें से क्या होती है, CO2 निकलने लगती है। इससे जो घोल होता है वो ढीला और मुलायम बनता है। ओके, नेक्स्ट ब्रेड, ब्रेड के लिए उसको फर्मेंट करने के लिए बेकर्स यीस्ट होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, उसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ हम देखेंगे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स में भी
इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद चीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये पहले ओल्डेस्ट फूड आइटम्स, cheese is one of the oldest food item in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. इसके डिफरेंट वेराइटीज़ को कैसे जान सकते हैं हम? उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वेराइटीज़ में होता है। जैसे हम देखें स्विस चीज़, सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे स्विस चीज़ का। इसमें जो बड़े बड़े होल पाए जाते हैं वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनई नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा CO2 उत्पन्न होती है, उसके कारण इसमें ये हम होल्स देखते हैं। और दूसरा रॉकीफोर्ट चीज़ भी का भी एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। ये भी एक विशेष प्रकार का है जो क्या होता है, फंजाई ग्रो करने से बनता है, उसकी वजह से इसमें एक फ्लेवर आता है। ठीक है, ये हमने देखा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में। वो घरेलू उत्पाद था, अब औद्योगिक उत्पाद में क्या है इसका वो हम देखते हैं। इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज़ बहुत से प्रोडक्ट को सिंथेसिस करने में यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। और जैसे हम देख सकते हैं बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल, यानी पेय पदार्थ और प्रतिजैविक जो होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। और इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करने के लिए बड़े बर्तन की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं, जिसमें हम उत्पन्न करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है हमें, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे फर्मेंटर्स या किण्वक कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस ये क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट, इसका जो यूज़ होता है वो बहुत पहले से यानी प्राचीन काल से किस में होता आ रहा है, उसका यूज़ होता आ रहा है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम में इसका यूज़ होता आ रहा है। इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, ये बेकर यीस्ट था जो हमने ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया था, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, उसी का यहाँ पर भी यूज़ होता है। इसे कॉमनली क्या कहते हैं, प्रेवर्स यीस्ट कहते हैं। उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर किसके लिए, एथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स कि एंटीबायोटिक्स में इसका कैसे यूज़ होता है। एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थ है। ओके, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which are produced by some microbes and can kill, यानी क्या है ये, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ माइक्रोब्स द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। एंड दूसरा हम देखते हैं हम और क्या होता है, ये जो डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो ये रोक देते हैं या उसको माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो। एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को की ग्रोथ को या तो कम कर देंगे और माइक्रोब्स को किल कर देंगे, मार देंगे। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर वर्क किया, और उस दौरान उस पर वर्क करते हुए उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था।
He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin. इन्होंने पेनिसिलिन उसको नाम दिया और जो पेनिसिलिन था फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था। तब सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम पेनिसिलिन था। और ये किस में काम आता है? एंटीबायोटिक जो होता है वो दूसरी डिजीज़ में भी काम आता है, जैसे प्लेग हो गया, खांसी, काली खांसी, डिप्थीरिया, इनके उपचार में भी ये हेल्पफुल होता है एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी रसायन, एंजाइम और दूसरे जो सक्रिय जैव सक्रिय अणु हम कह सकते हैं वो। तो microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols and enzyme। तो हम देखते हैं एक एक करके। ये इधर जो है इसे हम दिस साइड इसे हम सोर्स कह सकते हैं और इसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है एस्परजिलस नाइगर, जो फंगस होता है, इससे क्या बनता है? सिट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया होता है, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो भी बैक्टीरिया होता है, ब्यूटाइरिक एसिड, ऐसे इसके सबके सामने लिखा हुआ है कि किस सोर्स से कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कुछ दे रखे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, इससे क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि किस में यूज़ होता है? ये स्ट्रेप्टोकाइनेस ये यूज़ होता है क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है उसे ये रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा साइक्लोस्पोरिन ए, इसका यूज़ होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। ओके, लास्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि स्टेनिन में प्रोडक्ट होता है इसका। इसका यूज़ किस में होता है? जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में या फैक्टर के रूप में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है? तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. तो सिटीज़ में और टाउन्स में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वेस्ट वाटर जनरेट किया जाता है एवरी डे। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज़ कॉल्ड सीवेज। जो वेस्ट वाटर होता है इसे ही हम सीवेज कहते हैं। तो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें से कुछ क्या होते हैं? पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी रोगजनक होते हैं। This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and stream directly. इसे हम डायरेक्टली रिवर्स में इनमें डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनमें नहीं कर सकते। तो बिफोर डिस्पोजल, विसर्जन से पूर्व क्या करते हैं? जो सीवेज होता है उसे
सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है पहले, ताकि वो क्या हो सके, लेस पॉल्यूटिंग, यानी उसमें कम प्रदूषण हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, जो हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो नेचुरली सीवेज में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। ये जो ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेजेस में है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सीवेज होता है उसे भौतिक रूप से उपचारित किया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो पानी में ऊपर तैरते जो कचरे होते हैं उन्हें हटाया जाता है। किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू उन्हें हटाया जाता है। इसके बाद सेडिमेंटेशन द्वारा जो छोटे छोटे मिट्टी के कण और कंकड़ वगैरह होते हैं उन्हें हटाया जाता है। उसके बाद जो सॉलिड होता है उसमें वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। ठीक है, फिर हम देखते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। तो हम वो देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले the primary effluent is passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। एयर को उसमें पंप किया जाता है टैंक में। दिस अलाउज वायु को टैंक में डाला जाता है। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduce the BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of whatever oxidized by bacteria। यानी BOD क्या है, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपघटित करने के लिए यूज़ में, बैक्टीरिया द्वारा यूज़ में ली जाती है, उसे हम BOD कहते हैं, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड। यानी इसका ट्रीटमेंट कब तक होता है, जब तक कि BOD कम ना हो जाए। ठीक है, जो सीवेज में जितने अधिक कार्बनिक अपशिष्ट होंगे BOD उतना ही अधिक होगा। और जब सीवेज का BOD पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है, घट जाता है, तो उसके बाद टैंक में भेजा जाता है। This sediment is called activated sludge. Okay. नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में क्या यूज है इसका, बायोगैस क्या है, बायोगैस मिक्सचर है गैसेस का जो माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा प्रोड्यूस होता है। कुछ बैक्टीरिया सेल्यूलोज का
एनारोबिकली रेस्पिरेशन के थ्रू अपघटन कर CO2H2 के साथ CH4 बनाते हैं। दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस कहते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। जो कॉमन बैक्टीरिया इनमें से वो क्या होता है? मिथेनोबैक्टीरियम होता है। और जो ये बैक्टीरिया है वो रुमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो जुगाली करने वाले होते हैं उनके रुमेन पार्ट में, स्टमक का पार्ट है ये, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये। रुमेन में सेल्यूलोज युक्त लॉट ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड। उसमें सेल्यूलोज युक्त फूड जो होता है वो प्रेजेंट होता है रुमेन में। तो ये क्या करते हैं? दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन में, जुगाली कैटल यानी जुगाली करने वाले पशुओं में। नेक्स्ट हम बायोगैस प्लांट देखते हैं। बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस प्लांट, ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? एक स्लरी टैंक होता है, जो छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है और स्लरी बनाई जाती है। एक होता है डाइजेस्टर टैंक। ये क्या होता है? ये होता है 10 to 15 फीट गहरा होता है ये। इसमें जो स्लरी होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद गैस टैंक आता है, जो डाइजेस्टर टैंक वायुरोधी होता है, इसलिए यहाँ बनी गैस ऊपर तैरते हुए धातु के एक गैस होल्डर में एकत्रित रहती है। गैस बनने के साथ साथ गैस होल्डर ऊपर उठता जाता है। और क्या होता है? इस होल्डर में एक निकास पाइप होता है, जिससे क्या होता है? आसपास घरों में इसकी आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये बायोगैस प्लांट। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी जैव नियंत्रण कारक के रूप में बायोगैस, उसमें क्या यूज आता है इनका, वो देखते हैं हम। तो बायो कंट्रोल रेफर्स to the use of biological methods for controlling plant disease and pests। तो यानी पादप रोगों तथा पेड़ों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, उसे हम जैव नियंत्रण कहते हैं, यानी बायो कंट्रोल कहते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकल्ड इंक्रीजिंगली। ये जो प्रॉब्लम है ये इंक्रीज होती जा रही है केमिकल के यूज से। मनुष्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या यूज़ कर रहा है? केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। और जो ये केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मनुष्यों और जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं ये। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals। एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और जो फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन पर भी इनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है। ओके, our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds। यानी हम जो खरपतवार नाशियों के लिए जो खरपतवार का यूज़ करते हैं उनसे भी जो सॉइल क्या होती है? पॉल्यूट हो जाती है, प्रदूषित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में
क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल की ये जो मेथड है ये किस पर बेस्ड है, नेचुरल प्रिडेशन, प्राकृतिक परभक्षण पर बेस्ड है ये। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding, and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। बीटल, इस पर होता है रेड और ब्लैक मार्किंग्स होती है, पाई जाती है, तथा ड्रैगन फ्लाई, एफिडो तथा मच्छरों से छुटकारा दिलाने में क्या होता है, ये अत्यंत लाभप्रद होता है, यानी यूजफुल होता है। सेकेंड हम देखते हैं, an example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis, जिसे हम अक्सर बीटी के रूप में भी लिखते हैं। तो इसका यूज़ किस में होता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर के कंट्रोल में किया जाता है। बीटी जीवाणुओं से प्राप्त प्रोटीन लार्वा की जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें छेद कर देता है, जिससे क्या होता है, वह कट जाती है और लार्वा डेड हो जाता है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल being developed for use in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, जो ट्राइकोडर्मा होता है उसका यूज़ पादप रोगों के उपचार में किया जाता है, प्लांट डिजीज में के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और जो फोर्थ है बैक्यूलो वायरसिस, ये पैथोजन होता है जो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है उनको नष्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में माइक्रोब्स कैसे होते हैं, यानी जैव उर्वरक, तो the use of chemical fertilizers to meet the ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution, यानी कृषि उत्पादों की जो बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके कारण जो खेती होती है उस पर, खेती करने पर, इसके कारण कार्बनिक खेती पर तथा जैव उर्वरकों के उपयोग पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर्स एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, मेन सोर्स क्या है इसका, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया इसके मेजर सोर्सेज हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स पर जो ग्रंथियों का निर्माण होता है, ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के क्या होता है, राइजोबियम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा होता है। और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
के फिक्सेशन को नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो क्या होता है प्लांट्स द्वारा यूज में होता है एज ए न्यूट्रिएंट। दूसरा हम देखें, अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे हम देखें एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी में फ्री लिविंग होते हैं, उसमें मुक्त जीवी रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तीसरा है माइकोराइजा। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म symbiotic association with plants। जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। द फंगल symbiont in these association absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant। ठीक है, लास्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स हैं, यानी स्वपोषित हैं ये, जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उनमें से कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। ठीक है, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स का रोल प्ले करते हैं, और क्या करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसकी क्या होती है फर्टिलिटी यानी उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन था, 12th क्लास का 10th चैप्टर। अगर हम देखें समराइज़ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा था कि माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था हमने। माइक्रोब्स के बारे में क्या पढ़ा था, व्हाट यानी क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, व्हाट एंड वेयर। उसके बाद हम देखे तो हमने टाइप्स भी देखे थे, वायरस, प्रोटोजोआ। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसका यूज़ देखा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या काम था, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कर्ड, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे वो मिल्क में ग्रो करके उसे कर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे। इडली, डोसा, ब्रेड, इन सब में यूज़ था। और हमने क्या देखा, हमने इंडस्ट्रियल में भी देखा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज़ था, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने का, और एंटीबायोटिक्स बनाने का, यही पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने सीवेज ट्रीटमेंट में भी देखा था हमने। बायोगैस भी पढ़ी, फिर बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा, और माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी देखा, और लास्ट में हमने बायो फर्टिलाइज़र्स भी देखे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।